नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये सेशन जो है ये AWS क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के रोल के बारे में है। ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मेरे अपने खुद के 24 साल के IT करियर में मैंने ऐसे बहुत से पड़ाव देखे हैं जहां मुझे ये क्लियर नहीं हो पाता था कि मुझे जो अगला स्टेप लेना है, जो अगला रोल लेना है, उससे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है। टाइम टू टाइम कुछ मुझे बहुत ही अच्छे मेंटोर मिले जिन्होंने मुझे जो है एक रास्ता दिखाया, और बहुत बार ऐसा नहीं भी हुआ। वहाँ मुझे खुद से काम कर करके फिर समझना पड़ा वेदर आप ऑलरेडी एक आर्किटेक्ट बन चुके हो और आगे आप चाहते हो उस पर प्रोग्रेस करना, या आप बनना चाहते हो। ये सवाल बार बार आता है कि मेरे इस रोल से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है। अगर ये क्लैरिटी आपको आ जाएगा तो आप समझ लो कि आपका आधा काम हो चुका। जो आधा काम बचा है वो सिर्फ बच गया प्लान करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट जो ऐसा मोमेंट है जहां कि मैं कुछ ऐसा अपना खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और हाँ, स्टार्ट करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इस AWS क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से क्या एक्सपेक्ट करना है। ओके, जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि IT के जो जनरल कॉन्सेप्ट्स है उसको आप अच्छे से समझ लो। अब ये जो जनरल कॉन्सेप्ट्स है ये चार मेन एरिया में है। जो पहला एरिया है वो है नेटवर्किंग का। इसमें सबसे पहला है आपको LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, WAN, राउटर, और फिर मैं दो एडिशनल ऐड कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, बट इट इज नाइस टू हैव थिंग। अब इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करके हैंड्स ऑन करके नहीं देखना है। आर्किटेक्ट का मेन रोल होता है डिसीजन लेना। आपको पास रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, और वो भी तब लेना है जब एकदम बिगनिंग में लेना है, शुरू में स्टार्टिंग में लेना है। इसलिए आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि LAN क्या होता है, WAN क्या होता है, MPLS और SD-WAN में क्या डिफरेंस है, मुझे कब कस्टमर को MPLS सजेस्ट करना है और कब मुझे SD-WAN सपोर्ट करना है, दोनों में क्या एडवांटेज है और क्या ड्रॉबैक्स है। ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग है ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट है वो है आपका कंप्यूट। कंप्यूट में आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल मशीन्स क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, कब मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा जबकि मुझे फिजिकल मशीन ही रेकमेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऑरेकल डेटाबेस, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस केस में। कंप्यूट में आपका कंटेनर जो है इट्स अगेन अ नाइस टू हैव कॉन्सेप्ट। कब कस्टमर को आप फिजिकल मशीन, कब वर्चुअल मशीन और कब कंटेनर सजेस्ट करेंगे। थर्ड हो जाता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में जैसे जो है SAN पता होना चाहिए क्या होता है, NAS पता होना चाहिए क्या होता है, नेटवर्क स्टोरेज क्यों चाहिए, इसका ऐसा क्या ज़रूरत है, मेरा SAN से काम क्यों नहीं चलेगा। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए। उसी के साथ कैशिंग जो है, तो कैश के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस टाइप का स्टोरेज लगाते हैं, SSDs क्या होते हैं, एंड बैकअप। सबसे इंपॉर्टेंट इज द बैकअप का अंडरस्टैंडिंग। एक आर्किटेक्ट को जो है स्टोरेज में बैकअप का अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। बैकअप जो है फुल बैकअप क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप क्यों लेते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, मेरे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं बैकअप लेने के लिए, जो RTO एंड RPO ये क्या होते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब अभी जो है आर्किटेक्ट को पता होना चाहिए। एंड फोर्थ, सिक्योरिटी। सबसे पहला इसमें आ जाता है फायरवॉल। अब फायरवॉल में बहुत तरह के फायरवॉल हैं। नेटवर्क फायरवॉल हो गया और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हो गया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब मुझे कौन सा लगाना है, क्या मुझे दोनों को लगाना है,
क्या मुझे दोनों का ज़रूरत है, ये आपको पता होना चाहिए। SSL क्या है, इसको कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करते हैं। इंक्रिप्शन, अब इंक्रिप्शन में भी एट रेस्ट होता है, ये क्या होता है, ये कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, कब सजेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। या इन ट्रांजिट, जब आप ट्रांजिट में डेटा है तब कैसा इंक्रिप्शन लगाते हैं। उसके बाद इंक्रिप्शन के ही साथ रिलेटेड है कीज़, तो ये जिसमें हम लोग प्राइवेट की, पब्लिक कीज़, इसकी बात करते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं कंप्लायंस। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड कंप्लायंस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सपोर्ट करती है, उसको फॉलो करती है। तो वो कंप्लायंस को कैसे आप इंश्योर करोगे, क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, उनका एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे PCI DSS है, कार्ड इंडस्ट्री के लिए होता है, तो ये सब कंप्लायंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल जो मैंने जो 4 एरियाज बताए हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये क्लाउड से ही होना है, ये आपको एक जनरल पता होना चाहिए फ्रॉम द IT पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जब आप डिफाइन करते हो एक आर्किटेक्चर को, तो उसमें क्या क्या ऐसा डिटेल होना चाहिए। तो सबसे जो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि रिक्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। पहला होता है रिक्वायरमेंट, उसके साथ आप ऐड करते हो एजम्पशंस, और उसके साथ आप ऐड करते हो कंस्ट्रेंट्स। इन तीनों को मिलाकर जो है आप कितने अच्छे से एक आर्किटेक्चर को जो है डिफाइन कर सकते हो। एक आर्किटेक्ट के लिए सबसे मेन जॉब यही होता है कि आप रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझें, क्या कंस्ट्रेंट्स है आपके सामने उसको भी आप समझें, और क्या एजम्पशंस लेना है जिसका कि अभी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है उसको भी आप समझें, और उसके बेसिस पे जो है आप एक बढ़िया सा आर्किटेक्चर को डिफाइन करें। अब जब आप डिफाइन करते हो आर्किटेक्चर को फ्रॉम द IT पर्सपेक्टिव, तो वो क्या क्या ऐसे टेनेट्स हैं जिसको कि आपको कंसिडर करते हैं। सबसे जो पहला टेनेट है वो होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है? ये है कि जैसे जैसे आपके सिस्टम पे लोड बढ़ेगा, या कभी मान लीजिए एक मॉर्निंग टाइम में पिक लोड है, क्वार्टर एंडिंग में पिक लोड है, तो आपका सिस्टम जो है इज इट स्केलेबल इनफ, इज इट इलास्टिक इनफ कि वो उस लोड को एब्सॉर्ब कर ले रहा है और कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आ रहा है। दैट इज ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी। जो सेकंड पार्ट है वो है आपका फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस होता है, ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है जो बोलता है कि कुछ भी हो जाए एंड यूजर के ऊपर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आना चाहिए, कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। और एंड यूजर के ऊपर जितना कम इंपैक्ट आएगा कोई भी डिस्ट्रप्शन का, उतना आपका सिस्टम जो है, आपका एप्लीकेशन हाईली फॉल्ट टॉलरेंट होगा। मतलब जो थर्ड जो पोर्शन है वो आता है विच इज हाई अवेलेबिलिटी, विच वी कॉल HA ऑल्सो। HA और फॉल्ट टॉलरेंस में यही डिफरेंस है। HA का मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो हाईली अवेलेबल होना चाहिए, बट ये स्ट्रिक्ट नहीं है इन द सेइंग कि नहीं इसमें डिस्ट्रप्शन नहीं आ सकता है। लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस में क्या है कि डिस्ट्रप्शन आएगा, ठीक है, लेकिन एंड यूजर को डिस्ट्रप्शन नहीं आना चाहिए। आपके सिस्टम किसी एक मॉड्यूल में कुछ प्रॉब्लम हो, बट एंड यूजर शुड नॉट बी इंपैक्टेड विद दैट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस का, कि आपका भाई सिस्टम तो जो है वो कितने जल्दी, कितना क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है अपने एंड यूजर को। अगर वो एक पेज लोड टाइम में 20 सेकंड लगा रहा है या 10 सेकंड लगा रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये सारे टेनेट्स होते हुए भी परफॉर्मेंट नहीं है आपका एप्लीकेशन। एज अ आर्किटेक्ट कॉस्टिंग भी आपको देखना है, जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत है उसी को लगाओ। अगर MPLS से काम चल रहा है तो SD-WAN का ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इंटरनल यूजर्स को एक्सपोज्ड है, आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज ही नहीं है, तो वहाँ पे हम DDoS अटैक का बॉट कंट्रोल लगा के हम क्या करेंगे, जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कॉस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या ज़रूरत है, सिर्फ उसी को आप उसी का डिफाइन करो आर्किटेक्चर। और फाइनली आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है कि आप अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर्ड बना रहे हो, आप किस टाइप का फायरवॉल लगा रहे हो, आप किस टाइप का इंट्रूशन डिटेक्शन लगा रहे हो, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, आप फायरवॉल क्या लगा रहे हो, आप किस टाइप का इंक्रिप्शन लगा रहे हो, आपका जो कंप्लायंस का क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा जो रिक्वायरमेंट है ये सिक्योरिटी के अंदर में आता है। दिस इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेनेट ऑफ डिफाइनिंग द
आर्किटेक्चर। अगेन मैं बता रहा हूं कि इसको जरूरी नहीं है कि आपको क्लाउड का ही समझना है, आप क्लाउड नॉन क्लाउड दोनों का आप समझ सकते हो। इवन अगर यदि आपको क्लाउड का नहीं पता है, पहले आप नॉन क्लाउड का समझ लो, फिर आप क्लाउड का समझ लेना। अब इस वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि AWS क्लाउड आर्किटेक्ट के लिए अब आपको क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड। इसके लिए सबसे जो पहला चीज है वो है कि आपको AWS सर्विसेज जो है इसके आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, इन द सेंस कि क्या क्या वो सर्विसेज हैं और वो सर्विसेज कब कब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं VPC सबनेट, आपका आ गया नेटवर्किंग में। उसके बाद हम लोग आते हैं नेटवर्क फायरवॉल, फिर WAF, ये जो सर्विसेज हैं ये आपका आ गया सिक्योरिटी साइड में। उसके बाद हम लोग आते हैं EBS, EFS, S3, ये सारे स्टोरेज की तरफ। उसके बाद आप लोग आते हैं सिक्योरिटी में, जैसे आपका WAF हो गया, उसके बाद आपका इंक्रिप्शन हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी कीज़ जो होते हैं, जो इंक्रिप्शन कीज़ वगैरह होते हैं वो कैसे स्टोर करते हैं, वो सब KMS जो हमारा सर्विस होता है AWS का, वो सब चीज़ आ गया। उसके बाद गार्ड ड्यूटी स्पेसिफिक सर्विसेज हैं AWS के अराउंड सिक्योरिटी। फिर कंप्लायंस के लिए भी आपके आ गया सिक्योरिटी हब आ गया। फाइनली कंप्यूट का अगर देखेंगे तो EC2 आ गया, कंटेनर में देखेंगे तो ECS आ गया, EKS आ गया। तो ये सारे आपके जो अलग अलग सर्विसेज हैं ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और बैकअप जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। DR वगैरह जो है ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं AWS में, क्या सर्विस अवेलेबल है AWS में DR के लिए, इन सब सर्विसेज के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब एक बार आपका इन सब सर्विसेज का अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो गया, सेम आर्किटेक्चर अब आप डिफाइन करोगे विथ ऑल द की टेनेट्स, और ये आपको करना है AWS सर्विसेज को यूज करके। ये ओवरऑल जो है ये 3 स्टेप है जो आपको ये बताता है कि एक AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। चलते चलते एक टिप मैं जरूर दूंगा, वो ये कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं कि आर्किटेक्ट और डिजाइनर में क्या डिफरेंस है। आर्किटेक्चर जो होता है ये हमेशा व्हाट पार्ट को डिसाइड करता है। अच्छा आर्किटेक्चर वो है जिसमें कि आप डिसीजंस जो है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो आप जितना फ्लेक्सिबल हो सके वो उतना अच्छा है। बैकअप के लिए क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए क्या होना चाहिए। मेरा सिस्टम जो है मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में बहुत हाई लोड रहता है, मंथ एंड में बहुत हाई लोड रहता है, बट उसके बाद बीच में जो है वो काफ़ी कम लोड रहता है। तो ये रिक्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छा जो है आर्किटेक्चर कि क्या होना चाहिए, या तो हम यहाँ पे कंटेनर होना चाहिए या यहाँ पर जो है VMs होने चाहिए। अब एज आर्किटेक्ट ये आप डिसीजन ले रहे हो कि यहाँ पे आप जो है स्केलिंग जो है फ्लेक्सिबल स्केलिंग कैसे ला रहे हो। जो डिज़ाइन पार्ट होता है वो टोटली हाउ होता है कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाले। जैसे बताओ कि ऑटो स्केलिंग है, तो ऑटो स्केलिंग को इंप्लीमेंट करने के अगर मान लो 2 या 3 अलग अलग तरीका है, वो आप एज अ डिज़ाइनर डिसीजन लेते हो और वहाँ पर आप उसको थ्रू स्क्रिप्ट ऑटो स्केलिंग कर रहे हो, या आप थ्रू ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसको ऑटो स्केलिंग कर रहे हो, या आप वहाँ पे कंटेनर में आप सर्वरलेस लगा के उसको ऑटो स्केलिंग कर रहे हो। दैट्स अ डिज़ाइन पार्ट, दैट्स अ हाउ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। कि जब आपको रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा क्लियर होने लगे, समझ में आने लगे, तब आप हाउ पार्ट में जाओ, तब आप उसके डिज़ाइन पार्ट में जाओ। लेकिन जब आप एकदम प्रोजेक्ट के स्टार्ट में हो उस समय आपको डिसीजंस लेने हैं, और वो डिसीजंस हमेशा आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। एंड द आर्किटेक्ट जो है दे शुड ओनली फोकस ऑन दोस की डिसीजंस जो लेने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।